हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th जो है आपकी, उसका सैम्पल पेपर या फिर प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं आप, वो भी टर्म 2 का देखने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं। और ये है आपका सोशल साइंस का, जिसका कोड है 087। ठीक है, तो फटाफट से इसका आज हम देख लेते हैं। और आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 14 मई को है। किसका? सोशल साइंस का। तो हमें सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सैम्पल पेपर के सेम एज इट इज़ उठा के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी दे दिए जाते हैं। तो आपका जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स का रहेगा, यानी कि 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है आपका पेपर। और आपका जो मार्क्स है वो टोटल 40 मार्क्स का ही पेपर है। अब यहाँ पे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेपर है वो कितने भागों में बटा हुआ है? वो बटा हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 सेक्शंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ABCDE। ठीक है, तो फटाफट से अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमें सेक्शन वाइज गिवन होती है। तो आपका सेक्शन नंबर 1 जो है, यानी कि ए जो है आपका सेक्शन नंबर ए, वो पूरा का पूरा 10 नंबर का है, जिसमें कि आपको हर क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा। और 2 नंबर के क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे? 5 आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा, उसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने किस तरीके से भागीदारी की, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो इसमें हम अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही पॉइंट बनाकर लिख कर आएंगे। अब 2 पॉइंट किस तरीके से लिखनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, और अभी आपको इसका आंसर भी दिखाती हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों की सबसे ज़्यादा, यानी कि महिलाओं की सबसे ज़्यादा खास जो भूमिका है वो ये रही थी कि इन्होंने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। यानी कि बहुत सारी महिलाओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, और गांधी जी जो भी बात कहते थे वो बात सुनने के लिए ये अपने घरों से बाहर आती थी और उनकी बात पर अमल भी करती थी। साथ ही आपने अपनी हिस्ट्री के चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि एक जो नमक सत्याग्रह था वो भी किया गया था, यानी कि जो नमक थी, दांडी यात्रा जो थी वो भी गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसमें कि जो महिलाएं हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा भागीदारी ली थी और उन्होंने नमक भी बनाया था। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो विदेशी कपड़े होते हैं, शराब की जो दुकानें होती हैं, उन सभी का भी बहिष्कार किया था, यानी कि उन सभी को फॉलो करना छोड़ दिया था। यानी कि जो बाहर के कपड़े हैं, विदेशी कपड़े जो हैं, उन्हें ना पहनकर वो खादी की साड़ी पहनती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अपने पॉइंट में लिखेंगे। अब आपको एक्सप्लेन कैसे करना है अपना पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट अगर आप लिखते हैं, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन में हिस्सा लिया। अगर आप इतना लिखते हैं तो नहीं चलेगा, आपको लिखना है महिलाओं द्वारा आंदोलन में हिस्सा। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे डॉट लगा के ऐसे एरो कर देना, और फिर इसे 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना है कि महिलाओं ने इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था, गांधी जी की बात सुनी थी, जो भी मैंने अभी भी कहा है वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं अपने शब्दों में। इससे आपका 1 नंबर मिलेगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो 1 नंबर दिलाएगा। ऐसे ही जब आप सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि दांडी यात्रा में महिलाओं की भागीदारी, अगर आप वो भी लिखेंगे और उसके बाद भी उसको इस तरीके से इलेबोरेट करेंगे, यानी कि बढ़ाकर लिखेंगे, 2-3 लाइन उसके बारे में बताएंगे, तो फिर आपको इस पॉइंट का भी 1 नंबर मिल जाएगा। और एक अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 2 नंबर अपने पूरे के पूरे मिल जाएंगे इस वाले क्वेश्चन से। और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसमें से जो भी आपको पसंद आता है वो पॉइंट आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आंसर को इलेबोरेट करते हैं, यानी कि जब हम लिखते हैं पॉइंट को, छोटा सा पॉइंट लिखना है हमें, ज़्यादा बड़ा नहीं। 3 शब्दों का लिख दीजिए या 4 शब्दों का, उससे बड़ा मत लिखिएगा। उसके बाद ऐसे डॉट डालें और फिर इसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, और आपने यहाँ पे एक खास चीज़ देखी होगी, मैंने क्या किया, जब आपने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, सेकंड लाइन उसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं, उसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड लाइन में आपको उसके नीचे से स्टार्ट करना है, बिल्कुल इस पॉइंट वाले के नीचे से। ठीक है, क्लियर है। और जो आप पॉइंट लिख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना, यानी कि अंडरलाइन आप ऐसे कर देंगे उसको अच्छे से।
ठीक है, तभी आपका पॉइंट टीचर को दूर से दिखेगा और उसको आंसर जो है वो चेक करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप लिख कर आएंगे अपना आंसर तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, आंसर लिखना भी हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो मैंने अच्छे से आपको सिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, रसायन उद्योगों के महत्व की विवेचना हमें करनी है। यानी कि जो रसायन उद्योग है उन्होंने किस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, वो सारी बातें हमें बतानी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही पॉइंट बनाकर आएंगे, 3 पॉइंट मत बना के आना, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। देखते हैं फटाफट से इसका आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें दे दिया है। सबसे पहला आप पॉइंट बना सकते हैं कि इसने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा क्या है, काफ़ी ज़्यादा भागीदारी जो है की है। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% की भागीदारी है इससे। ठीक है, और साथ ही साथ जो अकार्बनिक रसायन होते हैं, उर्वरक होते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है, गोंद होता है, रंगीन जो चीज़ें होती हैं, डाई जो करते हैं, वो सभी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी इसकी महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी कि जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो हमें बतानी है। तो 2 पॉइंट आप बना के आएंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ये 2 पॉइंट भी आप बना सकते हैं। देखो, अगर जो सकल घरेलू उत्पाद है अगर उसमें वृद्धि होती है, जीडीपी जो है वो हमारी अच्छी हो जाती है, इसका अर्थ ये है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो जाएगी। यानी कि जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो हम कम कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु कोई 2 उपाय बताइए। जो राजनीतिक दल हैं हमारे भारत में उनको किस तरीके से सुधारा जाए, उसके 2 उपाय हमें बताने हैं। 2 उपाय बताने का अर्थ है 2 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख के आने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दे दिया जाए ना कि 3 उपाय बताओ, 4 उपाय बताओ, तो आपको उतने ही उपाय बताने पड़ेंगे, चाहे आपका क्वेश्चन 1 नंबर का हो, 2 का हो या फिर 3 नंबर का हो। ठीक है, इसीलिए जहाँ पर अगर ये बता दिया जाए, संख्या बता दी जाए कि 2 उपाय बताइए या फिर 2 पॉइंट्स जो हैं उन्हें बताइए, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको वो बनाना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अब देखते हैं इसका आंसर। देखिए, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था थर्ड वाला, उसका आंसर ये है। हमें यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट्स बता दिए हैं, उसमें से आपको जो भी पसंद हो आप वो लिख कर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि जो दल बदल कानून है उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अगर दल बदल कानून जो है वो मजबूत नहीं रहेगा, यानी कि वो नाम मात्र का रह जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आने में उम्मीदवारों को देर नहीं लगेगी। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, दल बदल जो कानून है उसको बहुत ही मजबूत बना देना है। सेकंड चीज़ आप ये लिख सकते हैं कि चुनाव का खर्चा जो है वो सरकार को उठाना चाहिए। देखो, अगर चुनाव का खर्चा सरकार उठाएगी तो जितने भी लोग अपने चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके पास, सबके पास सामान्य पैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया है या फिर उठा हुआ है, चुनाव में खड़ा हुआ है और वो गरीब है, इस वजह से वो प्रचार नहीं कर पा रहा है और इस वजह से वो जीत नहीं पाएगा। और ऐसे ही अगर एक अमीर व्यक्ति चुनाव में खड़ा है तो वो ज़्यादा प्रचार करेगा, ज़्यादा प्रचार में पैसा लगाएगा, जिससे कि क्या होगा, वो जीत जाएगा। इसलिए चुनाव का खर्चा जो है वो सरकार को ही उठाना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उसमें महिलाओं को एक खास रूप से टिकट जो है वो देनी चाहिए। यानी कि जो महिलाएं हैं उनको भी चुनाव में खड़े होने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और चुनाव में खड़े होने के लिए आप सभी को पता है टिकट की ज़रूरत होती है, टिकट खरीदना पड़ता है, तो उसमें जो टिकट है वो महिलाओं को भी दिलाना चाहिए। यानी कि एक तरीके से महिलाओं को टिकट दिलाने के लिए आरक्षण जो है वो देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दें प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये है, मिलान कीजिए। तो हमें मिलान करना है, यानी कि जो ए वाला है, क वाला है, उसे ख से मिलाना है। तो आपका फर्स्ट इसमें दिया हुआ है बैंक द्वारा दिया गया ऋण। बैंक द्वारा दिया गया ऋण यानी कि बैंक से हमने पैसा लिया है, तो वो बैंक क्या है, कौन सा स्रोत है, बैंक है औपचारिक स्रोत, इसीलिए बी वाला आपका इससे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो है, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है। तो वस्तु, देखो, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन यानी कि अगर मुझे चावल खरीदने हैं और किसी व्यक्ति को कपड़ा खरीदना है, कोई सूट खरीदना है और मेरे पास वो सूट जो है ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है,
तो मैं क्या करूँगी, मैं उससे चावल ले लूँगी और उसको अपना सूट दे दूँगी बदले में। अब चाहे सूट कितना भी कीमती हो और चावल उसके सामने कितने भी क्या हो, कम बजट के हो, कम उसका पैसा हो, फिर भी उस टाइम पर क्या होता था, जो पुराना टाइम था उसमें वस्तु विनिमय ही होता था। इसलिए वस्तु के बदलू जो वस्तु है, वस्तु के बदले वस्तु लेन देन को हम वस्तु विनिमय के अंदर डालते हैं, इसलिए सी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीमांत सड़कों का महत्व बताना है। जो सीमांत सड़कें होती हैं, जो बॉर्डर रोड्स होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हमें बतानी है। फटाफट से इसका भी आंसर देख लेते हैं। जो आपकी सीमांत सड़कें यानी कि जो बॉर्डर रोड्स हैं, उनका क्या जो इम्पोर्टेंट है, महत्व है, वो क्या रहता है। तो उनका महत्व, सबसे पहली चीज़, ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायक होती हैं। आर्थिक विकास में ये बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। और समांत जो सड़कें होती हैं वो उत्तर एवं उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सामरिक महत्व देती हैं, यानी कि उसमें जो ट्रांसपोर्ट है उसका भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट गिवन है। और तीसरा पॉइंट है, इन सड़कों के विकास में से दुर्गम क्षेत्रों के जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, यानी कि जो दूर दूर के क्षेत्र हैं वहाँ पर जाने के लिए जो दूरी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको अपनी एक्सप्लेन करनी है सीमांत सड़कों के महत्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आपका सेक्शन नंबर 20 स्टार्ट हो गया, खंड ख, जो कि 9 नंबर का है पूरा का पूरा। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो वैश्वीकरण होता है यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है, उसका किस तरीके से हमारे ऊपर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पर, वो हमें बताना है। तो सकारात्मक प्रभाव बताने के लिए बोला जाए तो ओनली सकारात्मक प्रभाव ही बताएंगे। अब इसके अथवा में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, यानी कि चॉइस है आपके पास, आप चाहे तो ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें। नीचे वाला भी देखते हैं, नीचे वाला है वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित करना है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, वैश्वीकरण होता क्या है, ये हमें बताना है। तो फटाफट से इसके आंसर देख लेते हैं। और एक और चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 ही पॉइंट बनाकर आएंगे, 2 पॉइंट नहीं बनाने। जितने नंबर का क्वेश्चन उतने ही पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनके आंसर। तो वैश्वीकरण से क्या हमको सकारात्मक प्रभाव पड़े, अभी हमें ये देखना है। तो सबसे बड़ा जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है अमीर वर्ग को, यानी कि जो धनी वर्ग है, अमीर वर्ग जो है, उनके पास अब चॉइस हो गई है कि वो और भी ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला जो सामान है, उत्पाद है, उसको खरीद सकता है, वो भी कम कीमत पर, यानी कि उसे लाभ हो रहा है यहाँ से, ठीक है। देखो, अगर जो विदेश है वहाँ से सामान आता है और हमारे देश से कहीं सामान जाता है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि जो दूसरा देश है उससे सामान आए, उससे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिले, ठीक है, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो सेवा प्रदान करते हैं वो हमें मिल रही है, तो वो होता है वैश्वीकरण, ठीक है। इससे क्या है, इससे जो विदेश है, विदेश में जो अच्छी चीज़ें हैं और वो यहाँ पर आ रही हैं और धनी वर्ग को वो सस्ते में मिल रही है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा इससे उनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, उनको भी रोज़गार के नए नए जो अवसर हैं वो मिल रहे हैं यहाँ से। उसके बाद अनेक जो भारतीय कंपनियां वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स का आपने बहुत अच्छे से नाम सुना हुआ है। जो हमारी भारत की कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियां थी पहले, अब वो बहुत बड़ी बन गई हैं, क्योंकि वो अपना सामान विदेश में पहुंचाने लग गई हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला पॉइंट भी बना सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं और करने आपको 3 ही हैं। अब आपकी चॉइस है आप कौन सा करेंगे। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए अवसर का सृजन किया, यानी कि जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियां हैं, यानी कि जो हमें टाइम टू टाइम अपडेट देती हैं कंपनियां, उन पर ज़्यादा इनका जो प्रभाव है वो अच्छा पड़ा है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था अथवा वाला, वो भी देख लेते हैं। वैश्वीकरण को हमें क्या करना है, वैश्वीकरण को हमें परिभाषित करना है। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो बहुत सारे देश हैं उनके बीच में आपस में एक अच्छा संबंध बनेगा अगर हम सामान का आदान प्रदान करते हैं, तो ठीक है, समझ सकते हैं इससे। नेक्स्ट आप बना सकते हैं विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवा निवेश प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, इससे विगत
कुछ दशकों में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे से क्या होंगे, अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आ जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो संपर्क है वो बहुत सारे देशों से बनता जा रहा है। पहले हम कुछ गिने चुने देशों को ही जानते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे देशों से बने हुए सामान आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई दवाई की डिब्बी होती है अगर, जैसे कि आई ड्रॉप्स जो होती हैं, फिर काफ़ी सारी जो मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादातर जर्मनी से बनी हुई होती है, उनके पीछे लिखा होता है फ्रॉम जर्मनी। ऐसे ही काफ़ी सारा जो सामान होता है, छोटे मोटे जो खिलौने होते हैं वो जापान से मिलते हैं हमें, और कुछ प्लास्टिक के पाउचेस आते हैं वो हमें चाइना से मिलते हैं, चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे देश में आते हैं। तो इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, आप अपने शब्दों में इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब 7वां प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों के संयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, यानी कि वो ऐसा धरा धक्का धरा जो है वो रह जाएगा, उसके फिर कुछ नहीं चलेगी। उसके बाद है, इस कथन के आलोक में असहयोग आंदोलन के कारण का विश्लेषण कीजिए। यानी कि जो गांधी जी हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन करवाया था। ठीक है, तो ये कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक तरीके से हमें ये बताना है। और ये करवाया तो क्या ये अच्छा था या फिर ये बुरा था, यानी कि ये सकारात्मक रूप में आया या फिर नकारात्मक रूप ले गया। ठीक है, आपको ये बताना है, तो फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख के आने हैं। अच्छा, इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला आंसर ये होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके कारण भारत में जो कर लिए जाते थे, यानी कि जो टैक्स लिया जाता था, वो टैक्स क्या हो गया, वो टैक्स हो गया बहुत ज़्यादा महंगा। यानी कि जो टैक्स लेते थे, जो कर लेते थे, उसमें वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अब खुद ही सोचने वाली बात है, जो गरीब वर्ग है वो किस तरीके से पूरा कर भर पाएगा। उसके बाद जो कीमतें थी चीज़ों की वो भी तेज़ी से बढ़ने लग गई और भारतीयों को जबरन भर्ती कर लिया जाता था। यानी कि अगर युद्ध लड़ने जाना है तो उसमें भर्ती कर लेते थे गिने चुने युवाओं को लेकर, जो कि जवान युवा होते थे। अब उनकी जान जा रही है इस तरीके से, और ये काफ़ी गलत भी है। उनके जो उनकी इजाज़त है उनके बिना अगर वो उसे ऐसे भर्ती करे तो गलत है ना। उसके बाद खाद्य समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप एक ही पॉइंट में ना लिखकर अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकती हैं। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण, सबसे पहले आप ये लिख दीजिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण, और फिर ऐसे डॉट डालिए और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो कर थे उनमें वृद्धि हो गई थी। ठीक है, कीमतें तेज़ी से बढ़ने लग गई थी, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। सेकंड में आप लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट जब बनाएंगे, खाद्य समस्या, यानी कि जो खाद्य समस्या थी, जो भूखमरी थी वो आ गई थी। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ था, जो खाद्य पदार्थ थे उनका जो प्राइस था वो बढ़ गया था, इस वजह से जो गरीब वर्ग था वो नहीं खरीद पा रहा था। तो 2 पॉइंट यहाँ से बन गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे कि रोल्ट सत्याग्रह, रोल्ट एक्ट बोलते हैं इसको, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण भी क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सभी के मन में एक तरीके से शोध जो है वो पैदा हो गया था, क्रोध हो गया था सभी के मन में, और गांधी जी ने स्पेशली इसका क्या किया था, असहयोग आंदोलन जो दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो शौकत अली और मोहम्मद अली है वो क्या करने लग गए, वो भी गांधी जी के साथ मिल गए, इससे कि खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों के मिलने से क्या हुआ, हमने ब्रिटिश से विजय हासिल कर ली एक तरीके से। यानी कि जो उनके ये बनाए हुए थे, जो नियम बनाए हुए थे जो कि काफ़ी गलत थे, वो हमने तोड़ दिखाए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने आंसर में पॉइंट्स में बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है लोकतंत्र आर्थिक असमानता को कम करने में सफल नहीं रहा। क्या आप इस कथन से सहमत है, न्याय उचित ठहराइए। यानी कि जो लोकतंत्र है हमारा, जो डेमोक्रेसी है हमारी, क्या वो आर्थिक जो असमानता, यानी कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, बीच की जो दूरी है, उसको कम नहीं कर पाया, उसमें वो असफल रह गया। ठीक है, तो इस कथन को अपने अनुसार बताना है कि आप इस पर सहमति प्रकट करते हैं या फिर नहीं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको बतानी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से भी बता सकते हैं। फिलहाल हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए, अगर बच्चा ये लिख कर आता है कि लोकतांत्रिक लोकतंत्र जो है उसने जो व्यवस्था है हमारी, जो आर्थिक असमानता है उसकी वजह से हुई है,
तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपको लिखना है कि लोकतंत्र की वजह से आर्थिक असमानता जो है वो असफल नहीं रही है, बल्कि उसके कई और कारण होते हैं। जैसे कि जो आर्थिक असमानता वो किस किस चीज़ों से असफल होती है। सबसे पहली चीज़ तो जनसंख्या, तो जनसंख्या का आकार है, हमारे देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, उसी की वजह से जो अच्छे जो सोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो सभी को नहीं मिल पा रहे हैं, वो महंगे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वैश्विक स्थिति यानी कि हमारी जो तालमेल जो है दूसरे देश के साथ है या नहीं है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आप अपने अनुसार लिख कर आएंगे अपना आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होती है, हमारा सेक्शन नंबर सी भी स्टार्ट हो गया है, जो कि 10 नंबर का है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 5 नंबर का है, और इस सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है, क्या आप सहमत है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनका जो उदय हुआ है उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव उन दोनों के बीच में सम्मिलित है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने अकॉर्डिंगली बतानी है। नेक्स्ट इसमें अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या हमें करनी है। तो क्या क्या चुनौतियाँ आती है राजनीतिक दलों के सामने, वो हमें बताना है। तो फटाफट से इनके आंसर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ इसमें आप ये लिखेंगे कि जो बड़े समाज हैं, बड़े समाजों के लिए जो प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। यानी कि बड़े समाज का अर्थ है बड़े जो देश होते हैं, जैसे कि भारत जो है काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी ज़्यादा उसकी जनसंख्या है, तो उसके लिए जो भी कानून वगैरह की जो भी व्यवस्था है वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र होना काफ़ी ज़रूरी है, लोकतंत्र नहीं होगा तो हमारा देश क्या हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अगर हमारा समाज काफ़ी बड़ा है और विविधता वाला है, यानी कि जटिल है, विविधता वाले का मतलब क्या है, यहाँ पे सब अलग अलग हैं। जैसे कि हमारी जो बोली है, भाषाएं जो हैं वो कितनी सारी हैं, कल्चर्स कितने सारे हैं, ठीक है, संस्कृति जो होती है वो कितनी सारी। तो उन सभी का तालमेल बिठाने के लिए क्या करना चाहिए, उन सभी का तालमेल बिठाने के लिए आपस में विचार विमर्श जो हैं अलग अलग जो समिति हैं उनको करना चाहिए। उसके बाद उनके लिए एक जो एजेंसी है उसकी भी ज़रूरत होगी, ताकि हमारा जो विविधता वाला देश है उसमें क्या हो, उसमें लोकतंत्र कायम हो सके। उसके बाद जो विभिन्न जगह है वहाँ से आए हुए जो प्रतिनिधि, यानी कि जो प्रतिनिधि सरकार बनाने वाले हैं वो क्या है, वो भी तो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि दिल्ली की सरकार बनी है तो दिल्ली के ही सारे लोग हैं, नहीं, दिल्ली में भी जो आए हैं लोग वो भी कोई तमिलनाडु से आया है तो कोई असम से आया है, इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए और साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि एक जिम्मेदार जो सरकार है वो बन सके। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि सरकार का समर्थन या उस पर अंकुश रखने के लिए जो नीतियां हैं उनका समर्थन हमें करना चाहिए। यानी कि जो ऐसी नीति बनाई गई हैं जिससे कि सरकार जो है उसकी शक्तियों पर क्या कर सके, अंकुश लगाया जा सके, यानी कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए उन नीतियों का समर्थन भी तो करना पड़ेगा ना। अगर हम उनका समर्थन नहीं करेंगे और उनका विरोध नहीं करेंगे, यानी कि जो सरकार कुछ गलत कर रही है उसका विरोध अगर हम नहीं कर रहे, तो फिर उस देश में लोकतंत्र कैसे कायम हो सकता है, फिर तो वहाँ पर कोई भी लोकतंत्र प्रणाली है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें हैं राजनीतिक दलों उनका पूरा करें, यानी कि जो भी सरकार की ज़रूरतें होती हैं उन्हें राजनीतिक दल पूरा करें। अब ऑपोजिशन पार्टीज़ भी होनी काफ़ी ज़रूरी है, दूसरी जो पार्टीज़ होती हैं जो कि जीती हुई नहीं है उनका होना भी काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि लोकतंत्र में क्या हो, लोकतंत्र में जो न्याय है वो कायम रहे। यानी कि जो भी नीति बना रही है सरकार उसके विरोध में अगर वो बोलेंगी तो इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा कानून निकल कर आएगा, यानी कि जो जनता के हित के लिए हो। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, कानून निर्माण, जनमत निर्माण आदि में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल
लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो सभी चीज़ों में बताते हैं, अपना जो भूमिका है वो सभी चीज़ों में निभाते हैं। जैसे कि एक चुनाव लड़ने में भी जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़े जाते हैं, यानी कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा होता है, कोई भी छल कपट नहीं हो रहा होता है, वो चुनाव होना चाहिए, ठीक है। और सरकार किस तरीके से बन रही है, इन सभी चीज़ों पर, कानून निर्माण किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें कौन तय करता है, ये सब करते हैं राजनीतिक दल। यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी इन पर जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में सरकार है उसकी जो शक्तियां हैं उस पर अंकुश लगाते हैं। तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन था कि जो राजनीतिक दल हैं उनके समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं उन पर क्या किया जाए, उन पर किस तरीके की जो चुनौतियां हैं वो आ रही हैं वो हमें बतानी है। तो फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना एक बड़ी चुनौती है। इससे सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में रह जाती है। जैसे कि पार्टी तो नाम मात्र के लिए बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सारे सदस्य होते हैं, लेकिन उस पार्टी में चलती किसकी है, चलती हेड की है, यानी कि जो सरकार बनाए उसी की चलेगी, उसमें दूसरे की तो चले नहीं गई। लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना, ये तो चुनौती तरीके से आ रही है। अगर दूसरे जो सदस्य हैं उनकी वहाँ पर चल ही नहीं रही है, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है, तो फिर एक कानून जो है वो अच्छा किस तरीके से बनेगा। इसलिए पहली चुनौती तो ये आ गई। सेकंड, वंशवाद की चुनौती आ जाती है। वंशवाद यानी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी में चलता हुआ आ रहा है, आप सभी को पता है कांग्रेस पार्टी में क्या चलता हुआ आ रहा है कि जो पिता है उसका बेटा सरकार बनाएगा, फिर उसका बेटा सरकार बनाएगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनाएगा। जैसे कि अभी राहुल गांधी को उठाया गया है चुनावों में, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी उठे हुए हैं। तो ये वंशवाद की चुनौती भी आ रही है, जिससे कि जो दूसरे जो सदस्य हैं उस पार्टी में उनको मौका नहीं मिल रहा है सरकार में, सरकार बनाने के लिए खड़े होने का, ठीक है। और घूसपैठी भी चलती है, यानी कि अपराधी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो घूसपैठ देकर भी पार्टियां जो हैं वो बना लेते हैं। पार्टियों के बीच जो बढ़ती विकल्पहीनता की स्थिति भी राजनीतिक दलों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। यानी कि जो विकल्पहीनता है, यानी कि एक ही मतलब अगर जो सदस्य हैं उनको बोल दिया जाए उनके हेड के द्वारा कि यही नीति बनाई जाएगी, तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्हें उस पार्टी में रहना है तो वो ऐसे थोड़ी ना लड़ने लग जाएंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने विचार विमर्श जो है वो कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि कई बार जो लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा है, विकल्पहीनता का अर्थ एक और निकल के आता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, उससे दूसरा जो मतलब है वो ये निकल के आता है कि पार्टी जो है वो कैसी हो। जैसे कि जो चाइना है, चीन जो है उसमें कैसी पार्टी है, दो पार्टी हैं उसमें, ठीक है, दो जो पार्टी हैं उसमें क्या है, दो पार्टी में ये है कि आप क्या करें, आप इन दोनों पार्टी में से किसी एक को ही जिता सकते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा कोई पार्टी बनती ही नहीं है। ओनली दो पार्टियां, बाकी सारी पार्टियां नाम मात्र के लिए रह जाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी बीजेपी है, कांग्रेस है, और एक और भी पार्टी है जिसको हम भाजपा कहते हैं, ठीक है, भाजपा पार्टी भी है। तो ये 3-4 गिनी चुनी पार्टियां ऐसी हैं। देखो, अगर हम इन्हें सरकार में ले आते हैं उसके 5 साल बाद भी हमें इन्हीं में से चुनाव करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता है। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, बैंक एवं सहकारी समितियों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख की गतिविधि को बढ़ाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों का समर्थन कीजिए। यानी कि जो औपचारिक स्रोत हैं ऋण लेने के, कर्ज लेने के, यानी कि बैंक और सहकारी समितियां, उनकी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, हमें ये बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 5 पॉइंट लिखने हैं। इसके अथवा में एक प्रश्न है कि भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक जो स्रोत हैं उन पर ही निर्भर है, ऐसा क्यों है। फटाफट से इनके आंसर देखते हैं। देखो, जब हमें ये बताना ज़रूरी होता है ना कि इनकी आवश्यकता क्यों है, तो हमें इनके बेनिफिट्स बताने होते हैं एक तरीके से। और तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं कर्ज के, वो क्या है, वो अधिक ब्याज दर लेते हैं, जबकि जो बैंक और सहकारी समिति हैं वो ऋण के बदले थोड़ा ही ब्याज जो है वो देती हैं। उसके बाद लोग कम ब्याज दर पर कर्ज लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि उनकी आय बढ़ेगी और वो अपना जो कर्ज है वो आसानी से उतार सकेंगे, ठीक है। बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे, यानी कि जो गरीब वर्ग हैं वो सस्ता कर्ज ले सकेगा। उसके बाद वे फसल उगा
सकते हैं और कई नए कारोबार शुरू कर सकते हैं बैंक से लोन लेकर, बैंक से कर्ज लेकर। वे नए उद्योग लगा सकते हैं तथा वस्तु का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता एवं सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है, जिससे क्या होगा, जो गरीब है वो और गरीब नहीं बनेगा। इसी के अथवा में एक प्रश्न था कि जो भारत की जनता है वो अनौपचारिक क्षेत्र जो है उस पर ही क्यों निर्भर है। सबसे पहला इसका पॉइंट ये हो जाएगा कि उनके पास जो सारे के सारे कागजात होते हैं औपचारिक स्रोत के लिए वो नहीं होते उनके पास, ठीक है, वो मौजूद नहीं होते हैं, इस वजह से। सेकंड, जो ग्रामीण लोग हैं वो ये डरते हैं कि क्या पता हमारा जो ऋण है वो हमें मिलेगा या नहीं। थर्ड, आप ये बना सकते हैं कि जो ग्रामीण जो लोग हैं यानी कि जो ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनसे बैंक जो है वो दूर दूर होते हैं, सहकारी जो समिति है वो भी काफ़ी दूर दूर होती है, इस वजह से वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी जो शर्तें होती हैं औपचारिक स्रोत की यानी कि बैंक की, वो वे पूरा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से क्या होगा, वो जो अनौपचारिक स्रोत हैं उनसे ही जो कर्ज हैं वो लेते हैं, औपचारिक क्षेत्र का रास्ता वो नहीं अपनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है, ठीक है, और ये है आपका सेक्शन नंबर डी से। किससे? डी से है। डी आपका 8 नंबर का पूरा पूरा सेक्शन, 2 क्वेश्चन है इसमें और हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। जो पहला प्रश्न है 11वां, उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया हुआ है, फटाफट से इसे रीड करें और इसके आंसर्स जो हैं वो हमें देने हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है डोमेन स्टेट क्या था। जो डोमेन स्टेट है वो क्या था, पैसेज के अकॉर्डिंगली बताना है। अभी आंसर बताऊंगी, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया है, जो गोलमेज जो सम्मेलन है वो क्यों आयोजित किया जाता था, और 1929 में कांग्रेस के लाहौर में हुए अधिवेशन का महत्व हमें बताना है। ये 2 नंबर का है। फटाफट से इनके आंसर्स देखते हैं। डोमेन स्टेट्स का अर्थ क्या होता है, जो ब्रिटिश शासन है ना उसी के अंदर संवैधानिक जो व्यवस्था है वो चलाई जाए तो उसको हम डोमेन स्टेट कहते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन था गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए जाते हैं, तो भारत में भावी संविधान पर चर्चा के लिए जो गोलमेज सम्मेलन थे उनका आयोजन जो है वो किया जाता था। यानी कि जो संविधान है वो किस तरीके से बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है, वो सारी बातें गोलमेज सम्मेलन के तौर पर होती थी। फिर हमें बताना था अधिवेशन वाला, वो है 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। यानी कि जो पूर्ण स्वराज यानी कि अपना स्वराज हो, जिस पर खुद का स्वयं का स्वराज हो पूरी तरीके से मिल जाए, उस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। इस अधिवेशन में तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग जो है पूर्ण तरीके से अपना जो स्वतंत्र हैं, जो स्वराज उनको मिल जाएगा अपना। लेकिन हमें कब मिला था, हमें मिला था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे 1930 है, 1930 क्यों, इसमें मांग की गई थी और ये कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस जो है उसके रूप में मनाया जाएगा कब, 1930 में 26 जनवरी। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। और सन कितना था, 1947, ये भी पता है। और जो 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 12 है, इसको आप फटाफट से पूरा रीड कर लीजिए। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कांडला पतन को क्यों विकसित किया गया, जो कांडला पतन है उसको क्यों विकसित किया गया। सेकंड क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू पतन को क्यों विकसित किया गया। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है पतन देश के विकास में किस तरीके से योगदान करते हैं, ये 2 नंबर का है, हमें बताना है। फटाफट से इनके आंसर देखते हैं। जो कांडला पतन था उसका विकास स्वतंत्रता के बाद कब किया गया था, क्रांची जो पतन है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, जिससे कि जो मुंबई में होने वाले व्यापारिक जो दबाव थे उनको कम किया जाए, इस वजह से किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था होता मुंबई पतन। मुंबई पतन के अधिक जो परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया था। इसे पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर दी गई थी। और थर्ड वाला आपका क्वेश्चन था 12th का थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो था पतन देश के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें पूछा गया था कि पतन जो है वो क्यों ज़रूरी है देश के लिए, तो वो क्या है, वो व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत का जो 95% विदेशी व्यापार पतन द्वारा संचालित जो है वो होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका मानचित्र। तो फटाफट से देखते हैं इसका क्वेश्चन, फिर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपका अगला प्रश्न है वो है भारत के राजनीतिक
मानचित्र में बिंदु ए के स्थान पर अंकित किया गया है, इस बिंदु को निम्नलिखित जानकारी से पहचाने और नाम लिखिए। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह किया था। तो कृषक सत्याग्रह कहाँ किया गया था? खेड़े में। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। जो खेड़ा है वो है गुजरात में, तो वो हमें फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित चिन्हों को दर्शाइए। पहला है कोची पतन, अथवा दूसरा है नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, और तीसरा है कलपक्कम अविकम संयंत्र, ठीक है। ये हमें बताना है, तो ये 2 नंबर का है, वो आपका 1 नंबर का था। इन्हें मिलाकर आपके 3 नंबर हो जाएंगे। फटाफट से मानचित्र देख लेते हैं। आपका जो मानचित्र यानी कि जो मैप है वो है ये रहा। आप देख सकते हैं, पहला है खेड़ा जो कि गुजरात में है, दूसरा जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, तीसरा हवाई पतन यहाँ पे मेंशन किया गया है, और चौथा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। देखो, खेड़ा और नेताजी सुभाष चंद्र वाला, और फिर है कोंची पतन, और ये वाला है संयंत्र वाला, ठीक है। और ये कहाँ पर मेंशन है आप देख सकते हैं, खेड़ा गुजरात में, तमिलनाडु में तीसरे वाला, ठीक है, और दूसरे वाला पश्चिम बंगाल में, और तीसरे वाला केरला में। ये आपका 13 का सेकेंड वाला था, वो आपका 13 का फर्स्ट वाला था। क्लियर है? मानचित्र भी देख लिया। और देखो, मानचित्र को अच्छे से करके जाना, हो सकता है प्रैक्टिस पेपर का एज इट इज़ मानचित्र आपके प्रश्न में दे दिया जाए, आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाए। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड आपको बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर हिंदी का प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा और साइंस भी कराई जाती है, तो फटाफट से जाके चेकआउट कीजिए, ठीक है। और एक छोटी सी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।